हेलो बच्चों, आज क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के महत्व को जानेंगे। रासायनिक समीकरण के महत्व के साथ साथ रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं को जानेंगे कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं या रासायनिक समीकरण का महत्व। एक संतुलित रासायनिक समीकरण का एक संतुलित रासायनिक समीकरण से निम्न सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, यह अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम बताता है। जैसे एक अभिक्रिया लिख लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, तो यहाँ से यह है अभिकारक और यह है उत्पाद। तो अभिकारक का नाम पता चल जाएगा, यह है नाइट्रोजन, यह है हाइड्रोजन और उत्पाद का नाम अमोनिया। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों के नामों का पता चलता है। दूसरा सूचना क्या मिलता है, यह अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेत एवं सूत्र बताता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा है, तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या हुआ, N2। नाइट्रोजन क्या हुआ, N2। हाइड्रोजन का सूत्र H2 और अमोनिया का सूत्र या संकेत NH3। तो यह अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेत एवं सूत्र को बताता है। तीसरा, अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद कौन सा पदार्थ बन रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण से ये पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। यहाँ देखते हैं इस एग्जाम्पल को, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद कौन सा पदार्थ बन रहा है, यानी इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भाग लिया और अमोनिया का निर्माण किया। चौथी सूचना, अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की संख्या बताता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अभिकारकों उत्पादों के अणुओं की संख्या बताता है। तो ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, ये जो गुणांक है, ये गुणांक हमें क्या बताते हैं, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो नाइट्रोजन का
एक अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु मिलकर अमोनिया का 2 अणु बना रहे हैं। यह नाइट्रोजन का 1 अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु मिलकर अमोनिया का 2 अणु बना रहे हैं। फिर से नाइट्रोजन का 1 अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से मिलकर अमोनिया का 2 अणु बना रहे हैं। इस तरह अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की संख्या ज्ञात होता है। 5वां, अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या प्राप्त होता है। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा है। तो ये जो कॉफिशिएंट है, ये जो गुणांक है संतुलित रासायनिक समीकरण का, ठीक है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। ये जो गुणांक है ये किसके बारे में बता रहा है? मोलों की संख्या। पहले अणुओं की संख्या बताया, अब मोलों की संख्या बताएगा। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से अभिक्रिया करता है और अमोनिया का 2 मोल का निर्माण करता है। अमोनिया का 2 मोल बनाता है या निर्माण करता है। देखिए कॉफिशिएंट किसके बारे में बता रहा है? ये जो कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट जो है, ये कॉफिशिएंट हमें पहले अणुओं की संख्या बताया, अब मोलों की संख्या बता रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से अभिक्रिया करता है और अमोनिया का 2 मोल बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से अभिक्रिया करता है और अमोनिया का 2 मोल बनाता है। ठीक है, तो यह अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या को बताता है। ठीक है, छठा जो सूचना प्राप्त होता है, अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान के बारे में बताता है। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि नाइट्रोजन का कितना ग्राम हाइड्रोजन के कितने ग्राम से अमोनिया का कितना ग्राम बन रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना द्रव्यमान यूज हो रहा है, हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान यूज हो रहा है और दोनों मिलके अमोनिया का कितना द्रव्यमान का निर्माण कर रहे हैं, ये बता रहा है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, नाइट्रोजन का कितना ग्राम हाइड्रोजन के कितना ग्राम से मिलकर अमोनिया का कितना ग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान के बारे में बताता है कि अभिकारक का कितना द्रव्यमान यूज हो रहा है और उस द्रव्यमान से उत्पाद का कितना द्रव्यमान का निर्माण हो रहा है। 7वां जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, अभिकारकों एवं उत्पादों के आयतन की जानकारी देता है। आयतन की जानकारी देता है। फिर से वही एग्जांपल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ पे कितना है गुणांक 1, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2। ये गुणांक हमें अब आयतन की जानकारी देगा। इससे पहले हमारे पास क्या क्या जानकारी दिया? अणु की संख्या की जानकारी दिया था, दूसरा मोल की संख्या की जानकारी दिया था, तीसरा अब क्या देगा? आयतन की संख्या की जानकारी देगा। यानी नाइट्रोजन का 1 आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से संयोग करता है और अमोनिया का 2 आयतन का निर्माण करता है। लिख देता हूं इसके, नाइट्रोजन का 1 आयतन हाइड्रोजन के
3 आयतन से संयोग कर अमोनिया का 2 आयतन बनाता है, 2 आयतन बनाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का 1 आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से संयोग कर अमोनिया का 2 आयतन बनाता है, यानी अभिकारकों एवं उत्पादों के आयतनों की जानकारी देता है। इस तरह से हम लोग देखें क्या कि कोफिशिएंट जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण का जो गुणांक होता है वो हमें अणुओं की संख्या बताता है, मोलों की संख्या बताता है, भार बताता है और आयतन बताता है। ये जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, ये जो कोफिशिएंट है, गुणांक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण का जो गुणांक होगा, यहाँ में कुछ नहीं है तो 1 है। ये जो गुणांक है, ठीक है, ये गुणांक हमें क्या क्या जानकारी देता है? पहला, अणुओं की संख्या बताता है, अणुओं की संख्या के बारे में बताता है। दूसरा, मोलों की संख्या के बारे में बताता है। तीसरा, भार बताता है। चौथा, आयतन बताता है, आयतन की संख्या। यानी ये हमें 4 चीज़ों के बारे में बताता है, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, भार और आयतन की संख्या। अब हम लोग क्लास 9 में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे 9th में तो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझा देते हैं बेसिक कि मोल क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, सीखेंगे परमाणु भार कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं। तो कुछ तत्वों का हम लोग परमाणु भार लिखेंगे जो ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार, यह है तत्व, यह परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, आयरन का 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65.3, सिल्वर का 108। ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं जिनका परमाणु भार आपको याद रखना है, याद कर लेना है। इसका यूज हम लोग करेंगे परमाणु भार निकालने में। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन अणु का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है, 1 लिख लेंगे, फिर गुना कर देंगे। यहाँ पर संख्या कितना है हाइड्रोजन का, 2, 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 ग्राम हो गया ये। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु भार निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, 16 लिख लिए। ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, 2, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 ग्राम। तीसरा नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं अणुभार। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन 14, 14 लिख लिए, गुना नाइट्रोजन कितना संख्या में है, 2, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, बराबर 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। अब SO2 का निकाल के देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में टोटल 2 तत्व हैं, सल्फर है और ऑक्सीजन है।
पहले सल्फर का लिख लेते हैं। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? सल्फर का परमाणु भार है 32। 32 के गो सल्फर है? एगो गुना 1 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार यहाँ 16। 16 गुना के गो ऑक्सीजन है? 2 गो, तो 2 से गुना कर देंगे। तो ये हुआ सल्फर और ये हुआ ऑक्सीजन, सबको जोड़ देंगे। 32 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 32 64 का, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो परमाणु भार होगा यानी अनुभार जो होगा वो 64 ग्राम होगा। उसी तरह और का निकाल के देखते हैं हम लोग। अमोनिया का देख लेते हैं, NH3 का। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 के गो है नाइट्रोजन? एगो है प्लस फिर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। टोटल कितना हाइड्रोजन है? 3। तो गुना कर देंगे 3 से। 14 गुना 1 14 प्लस 3 गुना 1 3, यानी 17 ग्राम। उसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड को निकाल के देखते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 तत्व है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। सल्फर का परमाणु भार देख लेते हैं। सल्फर का परमाणु भार होता है 32। एक सल्फर है तो 1 से गुना कर देंगे प्लस ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। कितना ऑक्सीजन है? 3, तो 3 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। 32 प्लस 16 दिया 48, 8 2 10, 4 3 7 और 1। 8 2 10, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। सल्फर ट्राइऑक्साइड का परमाणु भार कितना होगा? 80 ग्राम। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे। तो अनुभार निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं देख लिए। अनुभार कैसे हम लोग निकालते हैं। अनुभार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे निकालना सीख लीजिए, हम लोग बता दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। अब क्या है? मोल, अनुभार और आयतन में संबंध। हम लोग केमिस्ट्री में सारे पदार्थ को मोल में मापते हैं। हम केमिस्ट्री में सारे पदार्थ को मोल में मापते हैं। यहाँ केजी और ग्राम नहीं चलता है, सारे चीज़ को मोल में मापते हैं। और मोल को हम लोग अगर ग्राम में यूज करना रहता है तो मोल को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में। तो हम लोग रिलेशन जान जाते हैं कैसे मोल को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो रिलेशन होता है, 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? परमाणु भार या अनुभार। अगर तत्व रहा तो परमाणु भार, अगर यौगिक रहा तो अनुभार। परमाणु भार किसके बराबर होगा? आयतन के बराबर होगा। यानी मोल, परमाणु भार और आयतन तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं। 1 मोल बराबर होता है आयतन में 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर 1 आयतन होता है और 1 आयतन का वैल्यू कितना होता है? 22.4 लीटर। जैसे हाइड्रोजन का 1 मोल लेंगे तो कितना होगा? इसका अनुभार निकाल लेंगे। 1 मोल बराबर क्या होगा? अनुभार। अनुभार निकालना सीखे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 2, 2 से गुना कर देंगे, 2 ग्राम हो जाएगा ये। यानी 1 मोल में कितना ग्राम होगा? 2 ग्राम, ठीक है। और 1 आयतन 1 मोल के बराबर होता है और 1 आयतन का वैल्यू कितना होता है? 22.4 लीटर। यानी 1 मोल में कितना ग्राम? 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 1 आयतन में हाइड्रोजन कितना होगा? 22.4 लीटर। इसको अगर ऐसे लिख दे 2H2 तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 2 से गुना हुआ, यानी ये 2 मोल बोल रहा है। कितना मोल? 2 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन पता है कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम। तो 2 मोल कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। 1 आयतन कितने के बराबर होता है? 22.4 लीटर। तो 2 आयतन कितने के बराबर हो जाएगा? 2 गुना 22.4 लीटर, यानी 44.8 लीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या समझे? मोल से क्या निकाल लिए? मोल से अनुभार निकाल लिए और मोल से क्या निकाल लिए? आयतन। 1 मोल में उसका अनुभार जो होगा वही उसका द्रव्यमान हो जाएगा। और 1 आयतन में कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। कहाँ पर होता है? STP पर। STP करने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब समझ गए कि परमाणु भार क्या है, अनुभार क्या है, आयतन क्या होता है और 1 मोल क्या होता है।
1 मोल बराबर होगा उसका अणुभार। अणुभार हम लोग निकालना सीख चुके हैं। 1 मोल बराबर 1 आयतन होता है, और आयतन का वैल्यू कितना होता है, कितना लीटर होता है, एसटीपी पर 22.4 लीटर। ये याद रखिएगा आप। चलिए हम लोग एक सवाल करते हैं। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्वेश्चन ये था कि एक रासायनिक समीकरण दे दिया था, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये एक रासायनिक समीकरण था। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो बताना है इस समीकरण को देख के आपको क्या क्या सूचनाएं आपको मिल रही है, ये आपको बताना था। ये जो क्वेश्चन आया था 2023 में आया था, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, पी बाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस समीकरण को देखकर क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, लिखना था। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन था। 2 आयतन मतलब 2 गुना 22.4 लीटर, 44.8 लीटर ये, 22.4 लीटर ये, और ये बन कितना रहा, 44.8 लीटर ये। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। हमने परमाणु भार निकाला, अणुभार निकाला, मोल, परमाणु भार और आयतन में संबंध देखा। ठीक है, इतना चीज़ को हम लोग आज पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।